नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ग्रामीण समाज एवं विकास के इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के संदर्भ में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। प्रयास ये है कि जो चैप्टर शुरू किया जाए वो चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश हो जाए। अब तक यही हुआ है और आगे भी यही करते हुए इस श्रृंखला को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट के माध्यम से वो पूर्व में दिए गए वीडियोस को कवर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण नागरिक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं, उनको बेहतर और किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, 2013 में इसे ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी आरंभ कर दिया गया था। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए। कह रहा है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो डेटा विकल्प डी में दिया है ये 2.1 है। यहाँ आंसर आपका बी दे रहा है। याद रखिएगा, ये 2020-21 के अनुसार जो आर्थिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग डेटा है। आपको करंट डेटा याद रखना होगा। जो 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में व्यय है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.1 है। ठीक है, कितना है? 2.1। तो आपको करंट डेटा याद रखना होगा, तो ये याद रखिएगा, यानी करंट डेटा के हिसाब से 2.1 सही आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि जरूरत पड़ने पे करंट डेटा से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा 2.5, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा 2.5% तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का व्यय होना चाहिए। कब तक लक्ष्य है? 2025 तक। और किसके अकॉर्डिंग? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अकॉर्डिंग। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियां हैं? तो आपका जवाब होगा भारत में स्वास्थ्य देखभाल की 3 श्रेणियां। कौन कौन? एक है प्राथमिक देखभाल, इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। दूसरा है माध्यमिक देखभाल, इसके अंतर्गत जिला अस्पताल आते हैं। और तीसरा है तृतीय देखभाल, इसके अंतर्गत एम्स जैसे अस्पताल आते हैं। और यहाँ प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 स्वास्थ्य श्रेणियों में स्वास्थ्य देखभाल को बांटा गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कितनी श्रेणियां हैं? अब यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की श्रेणियां पूछ रहा है, तो ये भी 3 भागों में। कौन कौन सी? एक होता है उपकेंद्र, दूसरा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा भी 3 श्रेणी में विभाजित है। 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व प्रति 10,000 जनसंख्या पर कितना है? तो आपका सही जवाब होगा 23, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और 2030 तक जो WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है कि 2030 तक, ठीक है, जो सस्टेनेबल गोल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग 10,000 पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए। और जो वर्तमान में है वो कितने हैं? 23 हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि WHO का 2023 तक का गोल क्या है? 10,000 जनसंख्या पर 44.5, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि WHO के अनुसार एक डॉक्टर और एक नर्स निर्धारित व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए, जो WHO का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होनी चाहिए और 300 व्यक्तियों पर एक नर्स होना चाहिए, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप 2019 तक का आंकड़ा देखेंगे भारत का, तो यहाँ पर 1511 व्यक्ति पर एक डॉक्टर और 670 व्यक्ति पर एक नर्स है। ठीक है, ये 2019 तक का ये हिसाब है। और जो WHO का मानक है वो 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर और 300 व्यक्ति पर एक नर्स, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर निर्धारित बिस्तर की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 2.9। ठीक है, यानी आप लगभग में 3 बिस्तर बता सकते हैं कि 1000 व्यक्ति पर
3 बिस्तर WHO के मानक के अनुसार होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर 3 नहीं, आप एग्जैक्ट डेटा याद रखिए 2.9। और अगर आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1000 व्यक्तियों पर 2 बिस्तर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। और ये प्रयास है भारत का कि 2025 तक जो WHO का मानक है उसको प्राप्त कर लिया जाए। यानी WHO का मानक क्या है 2.9 का, ठीक है, वो ये 2025 तक अचीव कर लेना चाहते हैं, ठीक है। और अभी 2017 के अकॉर्डिंग 2 बिस्तर, ठीक है, और WHO का मानक कितना है 2.9 का। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प बी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि लक्ष्य कार्यक्रम संबंधित है। तो लक्ष्य कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये प्रसूति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जब आप लक्ष्य के फुल फॉर्म को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है, तो नीचे व्याख्या में दिया हुआ है, आप इसको देख लें। लक्ष्य का फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। यानी क्या है, यानी कि जो लेबर रूम है उसके क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए जो इनिशिएटिव चलाया गया उसको कहा गया लक्ष्य। और एक बात याद रखिएगा, ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 11 दिसंबर 2017 को इसे लक्ष्य कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे और अब आपको क्लियर हो गया होगा। लक्ष्य का यदि आपको फुल फॉर्म मालूम है तो आप इस प्रश्न का इजीली आंसर कर पाएंगे कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। 10वां देखिए, टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो जिसका संबंध आपका सीधे परीक्षा के प्रश्न से हो। अगला देखिए, कह रहा है लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला दिया है कि मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर और रुग्णता में कमी लाना, बिल्कुल सही है। जब आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो मातृ और शिशु दोनों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण मृत्यु होती थी उसकी दर में क्या होगी, कमी आएगी। इसी प्रकार प्रसूति के दौरान और उसके बाद जो देखभाल की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आएगा। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का डेवलप करेंगे तो वहाँ देखभाल की सुविधा में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार बी ऑप्शन भी सही है। सी कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मान पूर्वक मातृत्व देखभाल सुरक्षा मुहैया मिलेगी, ये भी सही है। यानी यहाँ पे आपका 10वें प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 11वां प्रश्न देखिए। 11वें प्रश्न में पूछ रहा है कि मातृ एवं नवजात मृत्यु दर और रुग्णता के कारण क्या है, ठीक है। तो रक्तस्राव, जब ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव होगा तो मृत्यु हो सकती है। दूसरा है अपरिपक्व जन्म, यानी कि प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, यानी कि पूरा मेच्योर नहीं हुआ उसके पहले ही जन्म हो जाए बच्चे का, तो ये भी मृत्यु का कारण है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये भी मृत्यु का कारण हो सकता है। यानी यहाँ पर आपका 11 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में पूछ रहा है कि लक्ष्य कार्यक्रम के लिए प्रमुख कार्यान्वयन केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी मेडिकल अस्पताल, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जिसको आप FRU के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी, ये सभी जो हैं ये लक्ष्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन केंद्र हैं। यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्योंकि इन सभी जगहों पर लेबर रूम होते हैं। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किसका मिशन का घटक है, कौन, जननी सुरक्षा योजना। यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी जो जननी सुरक्षा योजना है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। और दूसरी बात कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहेंगे, JSY कहेंगे, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई, जननी सुरक्षा योजना की, तो आपका सही जवाब होगा 2005 में। और अगर ये पूछा जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। और याद रखिएगा जननी सुरक्षा योजना 2005 में, ठीक है। यानी यहाँ पर 13 का विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 पे पूछ रहा है कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा मातृत्व मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये दोनों चीजें जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती हैं। 14 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ मार्च 2006 में हुआ, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या है, तो जो विभिन्न भागों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें सभी प्रकार की समान रूप से उसमें उपलब्धता की जा सके, ठीक है। यानी सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सभी राज्यों को मिल सके, ये इस मूल उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ मार्च 2006 में किया गया। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए।
पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो आपका जवाब होगा वर्ष 1952 में भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब इसका लक्ष्य क्या था कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को घटाने की आवश्यकता पर इस पे जोर दिया गया। और शुरू कब किया गया, तो वर्ष 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। 16 का सही जवाब होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया, 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। और याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बात, इसके तहत क्या किया गया, तो जो गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बीपीएल वाले परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। 17 का सही जवाब होगा विकल्प डी, 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 देखिए। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की थी। तो याद रखिएगा 15 मार्च 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी थी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 15 मार्च 2017। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जीवन प्रत्यास्था को कब तक 67.5 यानी 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष यानी 70 ईयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसके अकॉर्डिंग जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 तक करने का लक्ष्य 2025 तक का है। ठीक है, कब तक का है, 2025। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कुछ और लक्ष्य हैं, उनको भी देख लीजिए। इसके साथ ही साथ जो 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य है, यानी प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम करके 23 प्रति 1000 करना है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर जो वर्तमान स्तर को 167 से घटाकर 100 भी करना है, ये भी कब तक, 2025 तक। यानी ये 4 डेटा आपको अतिरिक्त याद रखने होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, मैंने उसको अलग अलग एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का सही विकल्प क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत हृदय संबंधी बीमारी, कैंसर, मधुमेह और सांस संबंधी बीमारियों में होने वाली समय पूर्व मृत्यु को घटाकर 25% तक लाने का लक्ष्य कब तक का है, तो ये भी लक्ष्य 2025 तक का है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए। पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई, तो आपका सही जवाब होगा 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या रखा गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण जांच सुनिश्चित की जा सके, इस उद्देश्य के साथ 9 जून 2016 को इसको शुरू किया गया। एक बात और याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच होती है। किस तारीख को, 9 तारीख को। ठीक है, और ये प्रारंभ कब किया गया, तो 9 जून 2016 को। तो आप इसको ट्रिक के तौर पे कोरिलेट भी कर सकते हैं। और इस योजना के तहत जो दूसरी और तीसरी तिमाही की जो सभी गर्भवती महिलाओं की जांच है उसको करवाया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए। प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का प्रारंभ किया गया। और एक बात याद रखिएगा, इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, तो जो गर्भवती महिला है और जो महिला स्तनपान करा रही है उन सभी को स्वास्थ्य में सुधार और उनको नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लक्ष्य क्या है, कुपोषण को दूर करना। ठीक है, नकदी के द्वारा भी, नकदी व्यवस्था भी उपलब्ध करा के और स्वास्थ्य सुधार करके भी। ठीक है, और इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली औरतों को 5,000 रुपए की धनराशि प्रोवाइड की जाती है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को कितनी धनराशि, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 5,000 रुपए। अब ये देखिए 5,000 रुपए जो दिए जाते हैं ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त में 1,000 रुपए जब गर्भावस्था का पंजीकरण होगा, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए जब 6 महीने में गर्भावस्था के बाद कम से कम एक जांच हो जाए उनकी,
और तीसरी किस्त जो है वो भी 2,000 रुपए की जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण होगा। यानी पहली किस्त 1,000 की, बाकी 2 किस्त 2,000 रुपए की, कुल मिला के 5,000 रुपए। 23 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 देखिए। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? फरवरी 2013 में। कब? फरवरी 2013 में। इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जरा कि ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को विशिष्ट रोग सहित 4D का मतलब क्या है? डिफेक्ट्स एट बर्थ, ये पहले डी का मतलब। दूसरे डी का मतलब क्या है? डिफिशियंसी। तीसरे डी का मतलब डिजीज। और चौथे डी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट डिले। इन 4D के साथ साथ जो विशिष्ट रोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जन्म से लेकर 18 वर्ष तक का है ना, अब यहाँ पे भी 2 भाग में इसको तोड़ा गया है। कह रहा है कि जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का है, इनका प्रबंधन विशेष तौर पर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर किया जाएगा। ठीक है, और जो 6 से 18 वर्ष की आयु के लोग हैं, इनका प्रबंधन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो पहला जन्म से 6 तक है, इसका कहाँ तक होगा? इनका होगा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर, और 6 से 18 वालों का प्रबंधन कहाँ होगा? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। इस प्रकार 24 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 8 मार्च 2018। इस प्रकार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती माता और धात्री माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की इसमें व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? रणनीति क्या था? कि 2022 तक भारत से कुपोषण को मुक्ति दिलाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018, विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, अब इसमें एक बात और देख लीजिए जरा कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन था, इसका एक और उद्देश्य था कि अल्प पोषण, एनीमिया, ठिगनापन और जन्म के समय कम वजन, इसको प्रतिवर्ष कितना कम करना है? 2%, 3%, 2% और 2%। ये क्रमशः है, यानी अल्प पोषण को 2% प्रतिवर्ष, एनीमिया को 3% प्रतिवर्ष, ठिगनेपन को 2% प्रतिवर्ष और जन्म के समय कम वजन को 2% प्रतिवर्ष कम करना है। ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन में कुल लागत का केंद्रीय बजट की हिस्सेदारी कितनी है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, इसमें कुल लागत का 50% या तो विश्व बैंक से या किसी अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक से लिया जाएगा, और शेष 50% जो है ये केंद्रीय बजटीय के समर्थन के माध्यम से किया जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो 50% वो है, उसमें पूर्वोत्तर और हिमालय के जो राज्य हैं वहाँ पर 90 और 10 का रेशियो रहेगा। ठीक है, यानी 90% केंद्र का और 10% राज्यों का। और जो अन्य राज्य बचे वहां पर 60 और 40 का रेशियो रहेगा, यानी 60% केंद्र का और 40% राज्य का। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधायिका नहीं है, वहां 100% केंद्र सरकार देगी। ठीक है, यानी पहले तो आपका 50-50 डिवाइड हो गया विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय बैंक में, और बाकी 50% वहां। अब उसके बाद जो राज्यों का विवरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ? तो रांची, झारखंड से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इसको पीएम जय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत कब की गई। तो याद रखिएगा, स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत कब की गई? 27 जनवरी 2018 को। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और इसके साथ साथ CSC की इसका पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र की जो महिला और लड़कियां हैं, उनका पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड का वितरण करना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत नई दिल्ली में तत्कालीन मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, और किस सम्मेलन में किया गया था? तो महिला VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी। स्त्री स्वाभिमान पहल कब शुरू हुआ था? 27 जनवरी 2018 को। ठीक है, अगला देखिए, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि
प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30 देखिए। प्रश्न संख्या 30 में पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने को मंजूरी दी थी। ठीक है, अब प्रश्न पे आइए, पूछ रहा है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कब चलाया गया? तो इस योजना को जनवरी 2019 से लेके मार्च 2020 तक इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया। और याद रखिएगा, यह योजना 8 अति पिछड़े जिले कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती और चित्रकूट में चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो और 2 जिले जहां पर ज़्यादा कुपोषण है वो है सीतापुर और गोंडा, यहाँ पर भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक? तो जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक, यानी इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31 देख लीजिए। कह रहा है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा, इसका शुभारंभ 13 अप्रैल 2017 को किया गया। इस प्रकार यहाँ पर 31 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब एक बात और याद रखिएगा कि इसका जो आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली यानी जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो लखनऊ में स्टैब्लिश है। और इसमें आपातकालीन सहायता फोन नंबर क्या है ये भी याद रखिएगा, 108। ठीक है, कितना है? 108। 31 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 13 अप्रैल 2017 को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32 देख लीजिए। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों की स्थापना हेतु व्यय का कितना प्रतिशत प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब होगा 25%, यानी 32 का सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक है, 25%। इसमें क्या है कि जो पहले की इकाइयां हैं, ठीक है, उनकी सामग्री को लेकर अगर कुछ विनिर्माण की क्षमता में कुछ वृद्धि करनी है, उनको या तो कोई नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्टैब्लिश हो रहा है तो उनमें जो व्यय आ रहा है उसका प्रतिशत 25% जो है ये वित्तीय सहायता जो है दी जाने की बात की जा रही है। ये अधिकतम 10 करोड़ के बराबर होगा, ये भी बात याद रखिएगा। 32 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 25%। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33 देखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत कितनी समयावधि के लिए आवेदन स्वीकार करने का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब होगा 6 माह के लिए। ठीक है, यहाँ 6 माह आंसर होगा, 33 का विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट से मंजूरी कब मिली थी? तो आपका सही जवाब होगा 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। और यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसान की जो दुर्घटना में मृत्यु होगी उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, और जिनका 60% से अधिक दिव्यांगता हो गई है उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसमें जो किसान की आयु निर्धारित की गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा 21 जनवरी 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिली, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्वास्थ्य मिशन का घटक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जननी सुरक्षा योजना अभी आपने पढ़ा भी था, शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, और ये किसका? ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। एक बात और याद रख लीजिएगा इसमें कि इसमें ग्रामीण गर्भवती महिला को 1400 रुपये और जो शहरी गर्भवती महिला है उनको 1000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, और उसके बाद मातृत्व वंदना योजना के तहत आपने पढ़ा है कि 5000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि जननी सुरक्षा योजना जो कि अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुई, इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा कि मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना ये मूल उद्देश्य था। 36 का सही जवाब होगा विकल्प सी होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ मार्च 2006 में किया गया था, या पढ़ भी चुके हैं अभी। ठीक है, मार्च 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान है या चिकित्सीय विकास है उस पर जोर दिया जाएगा, और एम्स जैसे जो चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान है उनको स्टैब्लिश करने की व्यवस्था इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई, जिसका प्रारंभ मार्च 2006 में हुआ। 37 का सही विकल्प होगा सी। अगला देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
प्रारंभ कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा अप्रैल 2008 में, यानी 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना किसके द्वारा शुरू हुई थी? आप पढ़ चुके हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, और इसके तहत बीपीएल परिवार से के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न था। प्रश्न संख्या 39 देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वर्ष में कितनी चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30,000 रुपए की। ठीक है, प्रत्येक परिवार 30,000 रुपए की चिकित्सीय सहायता प्रदान हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने प्रतिशत अंश का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के देने का प्रावधान है, यानी 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41 देखिए। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा आयुष्मान बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा, इस योजना का जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 14555 या 14555, जो भी आप याद रखें। तो इसका हेल्पलाइन है 14555 यानी 14555, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई थी, यानी प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में झारखंड रांची से हुई थी। ठीक है, यानी 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस योजना के तहत जच्चा बच्चा ठीक से देखभाल करने की शुरुआत शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसकी शुरुआत जो है जच्चा बच्चा की ठीक देखभाल के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला या जो दूध पिलाने वाली महिला हैं उनको मातृत्व लाभ दिया जाएगा, और लाभार्थियों को 2 किस्त में 6,000 रुपए उनको बैंक ट्रांसफर किया जाएगा, यानी यहाँ पर 43 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 7 टीका निवारण बीमारियों हेतु टीकाकरण की शुरुआत की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत। ठीक है, अब ये 7 टीकाकरण कौन है? तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ 7 टीके कौन कौन से हैं? तो काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टेटनस, खसरा, ये जो है ये 7 टीके मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत लगाए जाने की बात है। 44 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 7 टीका लगाया जाएगा, कौन कौन सा वो अभी आपने देख लिया। 25 दिसंबर 2014, इस प्रकार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा रहा है कि दरवाजा बंद योजना कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा, जो दरवाजा बंद योजना है ये 20 मई 2017 को शुरू किया गया, और किसके द्वारा? तो पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, और इसमें शौचालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दरवाजा बंद योजना शुरू की गई, और ये योजना केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई, और कब शुरू हुई? 20 मई 2017 को, यानी आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 देखिए। प्रश्न संख्या 47 पूछ रहा है कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका जवाब होगा 17 मई 2017 को मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी यहाँ पर आपका 47 का विकल्प सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर कितने रुपए? 6,000 रुपए देने का प्रावधान है प्रथम संतान के लिए। स्तनपान कराने वाली माँ को 6,000 रुपए दिया जाएगा मातृत्व लाभ योजना के तहत। और कब शुरू हुआ? 17 मई 2017 को, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रॉफिट रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर की व्यवस्था है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 25,000, यानी नेशनल हेल्थ प्रॉफिट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर बैठेगा। 48 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्वास्थ्य नीति कब शुरुआत हुई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1983 में भारत में सबसे पहले स्वास्थ्य नीति है, उसके बाद दूसरी नीति 2002 में, तीसरी नीति 2017 में आई थी। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। और पहली नीति कब आई थी? 1983 में, यानी 49 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अब यहाँ पर कुछ बातें और देख लीजिए। जो तीसरी नीति 2017 में आई थी उसके तहत अभी आपने पढ़ा कि जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है 2025 तक। इसी प्रकार 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर, उसकी व्यापकता की बात हो रही है, 1000 पर 0.25, और रोगियों की संख्या वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना है। ठीक है, कब तक? 2025 तक।
यानी 49 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब होगा केरल, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपका क्या जवाब होगा? 1995 में, ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, ये WHO को एक वैश्विक पहल के तहत, और याद रखिएगा इसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको वर्ष में 2 खुराक, ठीक है, एक दिसंबर में और जनवरी में, ठीक है, ये देने का प्रावधान है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 1995 में। 51 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में की गई। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम है इसके तहत प्रत्येक घरों में DDT का छिड़काव करने की बात की गई। और याद रखिएगा भारत में मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में हुई, विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? याद रखिएगा यहाँ पर मलेरिया और HIV एड्स ये दोनों 2030 तक मुक्त करने का लक्ष्य है, ये करंट से अपडेट कर लीजिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 1955 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और राजस्थान में यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970-71 में, और इसे 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का नाम दिया गया। इतनी बात आप याद रखेंगे। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 1955 में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो फाइलेरिया रोग होता है ये क्विलेक्स या मैनसोनाइडिस प्रजाति के मच्छर काटने से होता है। किससे? या तो क्विलेक्स मच्छर के काटने से या मैनसोनाइडिस प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। यानी 54 का यहाँ पे आंसर पूछेंगे तो 1955 यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 1987 को राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत हुआ। इसके तहत मतलब मधुमेह नियंत्रण को करने का प्रयास है, यानी 55 का सही जवाब होगा ए, 1987 यानी 1987 में। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब होगा 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, यानी कि 1987 में। यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भी 1987 में और राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम भी 1987 में। आप दोनों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं ट्रिक के तौर पे। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती हैं? तो आपका जवाब होगा 1000 की आबादी पर आशा कार्यकर्ता रखे जाते हैं। और ये आशा कार्यकर्ताओं का कार्य क्या है? तो ये स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। और कितने पे? 1000 आबादी पर एक। दूसरी बात कि भारत सरकार ने जब 2012-13 का संघीय बजट पेश किया तो उसमें जो आशा है अब ये ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की संयोजक के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, यानी 57 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं 58 की तरफ। 58 में पूछा जा रहा है कि ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच कौन सा स्वास्थ्यकर्ता एक कड़ी के तौर पर काम करता है? तो आपका जवाब होगा आशा। ठीक है, यानी आशा ANM और आंगनबाड़ी के बीच में एक कड़ी के तौर पर काम करते हैं। और आशा कितने हजार लोगों पर? 1000 लोगों पर एक, यानी 58 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? ठीक है, तो अभी आपने जननी सुरक्षा योजना को तो 2005 में ये तो पढ़ लिया, ये तो था। इसके अलावा अंडर 5 क्लिनिक जो है ये घटक नहीं है। ठीक है, यानी जननी सुरक्षा योजना, आशा, RHC प्रोग्राम ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, लेकिन अंडर 5 क्लिनिक जो है ये इसके अंतर्गत नहीं है। यानी 59 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा 100% टीकाकरण कवरेज, शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को कम करने का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का है। यानी 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 61 को देखिए, पूछ रहा है कि ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? छोटी उम्र से होने वाली शादियों को रोकना, ये भी है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है।
शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये भी है। याद रखिएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में छोटी उम्र में शादी को रोकना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अब आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो 1966 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया। उत्तर प्रदेश में 1966 में, और भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 62 में, यानी यहाँ पर 62 का आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी, 1962 में ही राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यानी अब आपने यहाँ पर देख लिया कि 1962 में राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये दोनों 1962 में। ठीक है, तो कोरिलेट कर लिया आपने। अब यहाँ पर जरा राष्ट्रीय घेंगा रोग नियंत्रण के पीछे एक स्टडी हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, तो ये प्रोफेसर वी रामालिंगा स्वामी के द्वारा। इन्होंने अनुसंधान करके बताया 1954 में कि घेंगा रोग भारत के लगभग सभी राज्यों में है। इसके कारण 1962 में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम की, घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि टीकाकरण रोकथाम किस स्तर में आता है। तो याद रखिएगा, टीकाकरण रोकथाम प्राथमिक स्तर में आता है, यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। अब जरा इसको विस्तार में देख लीजिए। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत जो है, यहाँ प्रश्न में 1962 में सबसे पहले कहाँ, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ। बाद में इसको 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया गया। ठीक है, यानी सबसे पहले तमिलनाडु में 1962 में, बाद में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर 15 अगस्त 1995 को। दोनों बात याद रखेंगे। 65 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि डिसइंफेक्शन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला हैलोजन कौन है। तो आपका सीधा जवाब दिख रहा है, क्या है, क्लोरीन। ठीक है, यानी यहाँ पे 66 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका नाम आप लोग बहुत सुनते रहते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ट्रेंच फीवर है, ये हाउस फ्लाई के कारण नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1954 में राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर 68 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी, 1954। एक बात और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 1981 से 90 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक घोषित किया था। किसको, 1981 से 90 को। और यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी, 1954। अगला प्रश्न देखिए, 69 देखिए। 69 में पूछा जा रहा है कि जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। तो आपका जवाब होगा 10 अगस्त 2002 को जनश्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और इस जनश्री योजना में उन्हीं बच्चों को कवर किया जाएगा जिनके माता पिता जनश्री बीमा योजना के लाभार्थी हैं। और शुरुआत कब हुई, 10 अगस्त 2002 को। और इसके तहत जो 9वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हर 6 माह में 600 रुपए दिया जाएगा। यानी 69 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी 1958 में। अब एक बात और याद रखिएगा, आगे 1977 में इसे पुनः मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर संशोधित तौर पर शुरू किया गया। यानी सबसे पहले 1958 में और बाद में संशोधित तौर पर 1977 में शुरू किया गया। 70 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें भोर कमेटी जो है, इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि भोर समिति की रिपोर्ट जो 1946 में, कि इसके द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये भी बात याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। और आगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोगों की प्रतिरक्षा की दिशा में 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के तौर पर भोर कमेटी क्यों जाना जाता है। 71 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये जो एग्रीगेटेड
सोशल हेल्थ सर्विस है, यहाँ एग्रीगेटेड की स्पेलिंग गलत दी है, यानी यहाँ पे होना चाहिए ACCREDITED, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी में अंत में कहीं एक्टिविस्ट है नहीं, तो यहाँ पर इस स्पेलिंग को सही कर लेंगे, 72 का विकल्प बी सही होगा। ये देखिए नीचे सही स्पेलिंग यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगला देखिए, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण फेज 1 की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1997 में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण फेज 1 की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, यह कार्यक्रम 1997 से 98 तक 5 वर्षों के लिए चलाया गया, ठीक है, फेज 1 के तहत। और इसका उद्देश्य क्या था? तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है। और ये इसका विकल्प का सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 74 देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का फेज 2 कब शुरू हुआ? तो ये 2005 में शुरू हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें विश्व बैंक का भी सहयोग मिला था। इस प्रकार 74 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 75 देखिए, पूछ रहा है कि शार्प वेस्ट, यानी जो बहुत ऐसे वेस्टेज जो शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, जैसे सिरिंज, ब्लेड, नीडल्स, इनको किस रंग के बैग में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको नीले रंग के बैग में रखा जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है, 75 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि, और एक बात और याद रखिएगा, लाल बैंक में पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड आदि से रखे जाते हैं, ठीक है। अगला 76 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा, ये रोगों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरुआत की गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 15 दिन के अंदर में जहां जानकारी दी गई रहती है, वहां फिर से ये लौटती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। 76 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रिवाइज्ड यानी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1993 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम संशोधित तौर पर शुरू हुआ। कब? 1993 में। और इसके अंतर्गत क्षय रोग को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए डॉट्स पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी 77 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 1993। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? तो याद रखिएगा, 1983 में भारत में पहली स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी, यानी 78 का सही जवाब होगा विकल्प सी, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो यहाँ पर अगस्त 1990 में तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी 79 का सही जवाब होगा विकल्प डी। और इसके अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? तो जैसे नाक हुआ, श्वास नली हो गई, कान हो गया, फेफड़ा हो गया, इनमें जो श्वसन संक्रमण हो जाता है तो उनमें कठिनाई आती है। इसके निवारण के लिए तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम अगस्त 1990 में शुरू हुआ, ये विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत किस वर्ष की अवधि तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य है? तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ये 1925 तक इसको मुक्त करने का लक्ष्य है। और ये 1993 में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आया था, अभी आपने इसको पढ़ा भी था, ठीक है। और यहाँ पर ये 2025 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य है, 80 का जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पेंशन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप विकल्प बी देख रहे हैं, जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना। ये बढ़ावा नहीं देना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के तहत जनसंख्या को बढ़ावा देना कोई उद्देश्य थोड़ा नहीं है, ठीक है। 81 का सही जवाब होगा विकल्प बी। और बाकी जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकल्प डी में दे रहा है कि डेंगू मृत्यु को 2010 तक समाप्त करना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य नहीं है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्मार्ट कार्ड किससे संबंधित है? क्या है स्मार्ट कार्ड भाई? तो याद रखिएगा कि ये अस्पताल में 30,000 रुपये तक का भुगतान न करना पड़े, ठीक है, इसके लिए ये स्मार्ट कार्ड है। यानी स्मार्ट कार्ड से तहत जो संबंधित व्यक्ति है वो अस्पताल में नगद ऋण सुविधा प्रारंभ इससे उसको मिलती है, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। और कितने तक का? तो 30,000 रुपये तक का, ठीक है। अगला देखिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 84वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका सही जवाब होगा एएनएम यानी महिला स्वास्थ्यकर्ता की, ठीक है। एएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक का रख रखाव करें। 84 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय
ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका जवाब होगा 1963 में, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की। एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि दृष्टिहीनता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया, वो 1976 में चलाया गया था, ठीक है। यानी 85 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी 1962 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए की चिकित्सा प्रावधान? तो अभी आपने इसको कई बार पढ़ा है, 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुविधा, यानी 87 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत यदि कोई कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बीपीएल परिवार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ये बीपीएल परिवार का वो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कब हो, ये किसके लिए है? तो जो कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाए तो बीपीएल परिवार जो है इसकी सहायता, यानी 88 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 89 में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल तो क्या क्या है? तो गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या के आधार पर बनाई जा सकती है, और एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र भी हो सकते हैं। और उनके कार्य क्या हैं? तो ये तीनों कार्य आते हैं, यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, याद रखिएगा इन कार्यों को। अगला है, पूछ रहा है MIES क्या है? तो ये जो MIES है, ये प्रबंधन सूचना और मूल्यांकन प्रणाली है, और इससे संबंध किसका पूछा जाएगा? तो किसका है? तो DV डेविस का संबंध जो है MIES से है, और इसके तहत क्या है? प्रबंधन सूचना और ये मूल्यांकन प्रणाली के तौर पर MIES को जानते हैं, यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1985 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये कार्यक्रम आगे चलकर 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, और 2005 में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये प्रमुख क्षेत्रों के तौर पर एक है। कौन? यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम। और ये स्टार्ट कब हुआ था पूछ रहा है? तो ये 1985, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच कराई जाती है? तो याद रखिए, जब मैंने आपको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू करने की तारीख 9 जून बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था यहीं से कोरिलेट कर लीजिएगा कि ये 9 तारीख को सार्वभौमिक जांच होती है, ठीक है, जब उनकी प्रेगनेंसी 2nd या 3rd मंथ की होती है, यानी यहाँ पे 92 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कोरिलेट करते रहिए, ठीक है। एक बार नहीं हो तो 2 बार इसको पढ़ लें, ताकि सारे डेटा आपके दिमाग में आ जाए। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है। और अगर इस कार्यक्रम का संशोधित रूप पूछा जाएगा तो 1984-85 में, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 94 प्रश्न। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न कवर करा दिए जाएंगे, ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित फिर कई वीडियो में न देखना पड़े। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना के तहत क्या प्रावधान है? इस योजना के तहत जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, यानी जो कम मूल्य पर उपलब्ध हो और उच्च गुणवत्ता वाली हो, इनके लिए ये किया गया, और इसका वितरण जन औषधि स्टोर के माध्यम से होता है। प्रारंभ कब की गई योजना? 1 जुलाई 2015 को, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1970 में इसकी शुरुआत हुई, यानी 95 का सही जवाब होगा विकल्प बी। इसके तहत क्या है कि ये केंद्र की योजना है, इसमें 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको 6 महीने में एक बार विटामिन ए की एक मौखिक, यानी मुख से सिरप के माध्यम से ये दिया जाता है। तो ये, और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1970 को, यानी 95 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 42.8, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आपका क्या जवाब होगा? 1976 में। अभी आप ये कर चुके हैं। राष्ट्रीय, हमने जब आपको ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिहीन
गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ था, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जनवरी 1976 में शुरू हुआ था। और ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 में। ठीक है, अगला देखिए, यानी 97 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका क्या जवाब होगा? 1975 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इन सभी की जो है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, यानी जो इनकी खाद्य सुरक्षा है, इनकी व्यवस्था की जाए। यानी 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, 1975 में समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत हुई, यानी 98 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है चिकनगुनिया फीवर किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो याद रखिएगा, चिकनगुनिया जो फीवर है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जो प्लाज्मोडियम मच्छर होते हैं इनके द्वारा फैलाया जाता है, यानी 99 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, कह रहा है कि अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? याद रखिएगा, अंडर 5 क्लिनिक अभी आपने देखा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण का हिस्सा नहीं था। तो ये जो अंडर 5 क्लिनिक है, इसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल के लिए व्यापक तौर पर अंडर 5 क्लिनिक की अवधारणा विकसित की गई थी। और इन क्लिनिक में जो है बच्चों को इनके स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं, यानी कि 100 का आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी। अब यहाँ पे प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, तो प्रतीक चिन्ह के तौर पर क्या है? त्रिकोण है। ठीक है, क्या है? त्रिकोण, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपने जान ली यहाँ पे। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये जो गिनी वर्म है ये एक प्रकार का परजीवी होता है, इसके कारण ये होता है। और इसकी जो बीमारी है वो क्या है? किसके संक्रमण से? तो ड्रैकन कुलियासिस के संक्रमण, एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ड्रैकन कुलियासिस कहते हैं इस बीमारी को, और ये गिनी वर्म परजीवी के कारण होता है। ठीक है, और ये किस में होते हैं? तो ये पीने वाले पानी में संक्रमण के कारण हो जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, मूल प्रश्न देखिए कि इस राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1986 में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, मार्च 1986 में। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि WHO ने भारत को सन 2000 में गिनी कृमि से मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। 101 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की बाल चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेल्पलाइन नंबर है 1098। ठीक है, यानी 1098 उत्तर प्रदेश का बाल सहायता हेल्पलाइन नंबर है। आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल। ठीक है, यानी यहाँ पर इन अस्पतालों में क्या है? रोगियों के जो गरीब परिवार के रोगी हैं उनके लिए इस प्रकार के अस्पताल की, जिसमें ऐसे रोगी जिनको घातक बीमारियां हो गई हैं। ठीक है, यानी 103 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, किलकारी एप्लीकेशन किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है? तो बच्चों के जन्म देने वाली माँ को जानकारी देने के लिए किलकारी एप्लीकेशन, इसके माध्यम से उस माँ को 72 ऑडियो संदेश दिए जाते हैं। और ये ऑडियो संदेश कब से कब तक दिए जाते हैं? दूसरे तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष तक होने तक ये ऑडियो संदेश किलकारी एप्लीकेशन के द्वारा भेजे जाते हैं। 104 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है ई रक्त कोष पहल योजना किससे संबंधित है? तो ये मरीज और डोनर को मिलाने का तरीका, ब्लड को बैंक को जोड़ने का कार्य करना, तत्काल ब्लड की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी चीजें ई रक्त कोष पहल के तहत की जा रही है, यानी 105 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी दिसंबर 1982 में भारत सरकार ने मानसिक रोगों से निपटने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रकार आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, दिसंबर 1982 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा वाहन सहायता का नंबर क्या है? तो अभी आपने 108 तो वहां पढ़ा था, इसके साथ ही साथ 102 भी चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1970 में बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और ये भारत सरकार ने भोजन की आपूर्ति के लिए इसको शुरुआत किया था। और 1970 में किस विभाग द्वारा? तो इसकी शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें भोजन पूरक के तौर पर प्रतिदिन प्रति बच्चा
300 कैलोरी ऊर्जा और 10 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, यानी 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्या, कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रत्येक 5 लाख आबादी के लिए नेत्र सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रोजेक्ट सनराइज कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही दिख रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स रोकथाम के लिए ये प्रोजेक्ट सनराइज कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, और एड्स नियंत्रण के लिए 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सहायता डायल नंबर कौन सा है। तो महिला सुरक्षा के लिए कौन सा नंबर है, तो 1090। ठीक है, और अभी आपने बच्चे के लिए पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में बाल चिकित्सा हेल्पलाइन के लिए 1098 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता प्रदान करना। और राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NDQF कहते हैं। ठीक है, यानी 112 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि दक्षता प्रोग्राम का प्रमुख कार्य क्या है। तो क्या आप बताएंगे, दक्षता योजना का प्रमुख कार्य क्या है। तो दक्षता योजना के तहत चिकित्सीय अधिकारी, स्टाफ, ANM की दक्षता को सुदृढ़ करना, ये दक्षता प्रोग्राम का कार्य है। 113 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, 11 दिसंबर 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की गई, और जिसका नाम क्या दिया गया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, और प्रारंभ कब हुआ, 11 दिसंबर 2020 को। यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है सुमन योजना की शुरुआत कब हुई। तो पहली बात कि सुमन योजना क्या है, तो ये गर्भवती महिला या माताओं को प्रसव के 6 महीने बाद और बीमार नवजात शिशु को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा लाभ देने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी, सुमन योजना। और शुरुआत कब हुई, तो 2019 में हुई। यानी यहाँ पर आपका 115 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो आपका क्या जवाब होगा, 31 मार्च 2007 को राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था, जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगर हैं उनके सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये केंद्र द्वारा चलाई गई। इसके तहत यदि कोई शिल्पकर्मी विकलांग हो जाता है या दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए देने का भी प्रावधान है। और ये शुरू कब हुआ, 31 मार्च 2007 को। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। तो आपका जवाब होगा 1921 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना हुई। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो आपका जवाब होगा 1988 में महिला एवं बाल कल्याण विभाग की स्थापना हुई। यानी 118 का सही जवाब होगा विकल्प ए, 1988। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर एम्स की स्थापना की है। तो रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना, यानी 119 का जवाब होगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है सेहत योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा, सेहत योजना कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया। और ये इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अंतर्गत शिक्षा द्वारा निर्मित और संचालित ये मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर में कमी लाना, ये सेहत योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत 5 जिलों में 3 वर्ष के लिए ये लागू किया गया। और वो 5 जिले कौन से हैं, तो कन्नौज, सीतापुर, अयोध्या, मिर्जापुर और बरेली। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुआ सेहत योजना, 2015 में। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है सलोनी स्वास्थ्य योजना की स्थापना कब हुई। तो जो सलोनी स्वास्थ्य योजना है ये 2008 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इसके तहत जो सलोनी योजना के तहत जो किशोरियों को जो स्वास्थ्य संबंधी उनका देखभाल करने के लिए जो एज डिफाइन किया गया वो 11 से 19 वर्ष है। ठीक है, यानी 121 का सही जवाब होगा विकल्प डी, 2008 में इसको शुरू किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। अभी आपने देखा सलोनी कार्यक्रम 2008 में, और अगर पूछेंगे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना तो इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2014 को हुई। इसमें जो एज निर्धारित की गई थी किशोर और किशोरियों दोनों की, उसको क्या रखा गया था, 10 से
19 वर्ष के लिए रखा गया था। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। 7 जनवरी 2014 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कुल कितनी धनराशि आवंटित की जाती है। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपए की धनराशि, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना कब शुरू हुई। तो आपका जवाब होगा 2021 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शुरू की गई। इसके द्वारा जो कुपोषित बच्चे हैं या जो एनीमिया से ग्रस्त किशोरी हैं उनके पोषण की व्यवस्था कैसे की जाए। और अभी आपने पढ़ा था कि अलीगढ़ और हाथरस सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें विशेष जोर दिया जा रहा है। 124 का सही जवाब होगा सी, 1921 में इसको शुरू किया गया। अगला है कर हौसला पोषण योजना। तो ये जो हौसला पोषण योजना है ये 2016 में शुरू हुआ। इसके तहत क्या है, गर्भवती महिला और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। और अगर डेट भी पूछे तो 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, और इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर गर्भवती महिला और बच्चों को घी, फल और पौष्टिक भोजन इस हौसला पोषण योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, 2016, 3 अगस्त 2016 को शुरू हुआ, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है। तो आशा ज्योति केंद्र का लाभ यह है कि जो पीड़ित महिला हैं उनको बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराया जाता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपको सही दिख रहा है। अगला देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर इनकी कर्मचारियों की संख्या 15 होती है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला स्तर पर समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ऑफिसर यानी जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, CMHO यानी चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि HIV की जांच के लिए निश्चयात्मक परीक्षण निम्न में से कौन सा है। तो HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, और ये किस पर आधारित है, ये इम्यून सिस्टम के द्वारा HIV वायरस से लड़ने के लिए इसको उत्पादित किया गया, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही जवाब होगा 4। ठीक है, और अभी आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 पढ़ा है। ठीक है, यानी 130 का सही जवाब क्या होगा, ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। तो आपका जवाब होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 30,000 जनसंख्या पर की जाती है, यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है HIV का फुल फॉर्म क्या है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जिसको HIV हो गया उसको एड्स हो ही जाएगा। ठीक है, HIV एक संक्रमण का लक्षण है। अब इसका लक्षण क्या क्या है, तो बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 1943 में किया गया था। ठीक है, इसमें 1943 में सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में, अभी आपने पढ़ा भी था भोर कमेटी के बारे में, ये 1943 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। 133 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। तो याद रखिएगा 3000 की जनसंख्या पर पहाड़ी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होती है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन ICDS के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन ICDS के माध्यम से होता है। ICDS का मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं या उनकी माता हैं उनकी कुपोषण स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ICDS के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण होता है। तो आपका सही जवाब होगा 6, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है जिला स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्थापित इकाई को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है विशेष नवजात देखभाल इकाई। ठीक है, ये जिला स्तर पर होती है, यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महिला आरोग्य समिति की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। तो आपका जवाब होगा 200 से 500 व्यक्ति पर महिला आरोग्य समिति की स्थापना की जाती है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 139 पर चल रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो आपका सही जवाब होगा 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का शुभारंभ हुआ, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है,
और जो जन स्वास्थ्य रक्षक का जो शुभारंभ है ये लोक बंधु राजनारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि 1000 की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखे गए थे। ठीक है, और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा ये 12 अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्य बीमा कर्मचारी बीमा अधिनियम के तहत। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है सिक टेस्ट किस रोग में किया जाता है? तो याद रखिएगा ये डिप्टीरिया के लिए किया जाता है। यहाँ पर 141 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, कह रहा है कि एमडीटी चिकित्सा परीक्षण किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा ये कुष्ठ रोग के लिए एमडीटी चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी 142 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कालाजार जो होता है ये लिस्टमैनिया के कारण होता है। ये लिस्टमैनिया डोनोवानी के कारण कालाजार होता है। ये एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये एक परजीवी मक्खी है जिसका नाम है बालू मक्खी। ठीक है, यानी कालाजार जो है ये परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलती है। ठीक है, यानी कि इस लिस्टमैनिया डोनोवानी के कारण ये फैलती है। यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि महिलाओं में सबसे अधिक मात्रा में जो कैंसर होता है वो कौन सा, सबसे अधिक कैंसर कौन सा होता है महिलाओं में? तो याद रखिएगा स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं में सर्वाधिक होता है। 144 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परिवार नियोजन का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उल्टा त्रिभुज। ये परिवार नियोजन का संकेत चिन्ह है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि काला ज्वार में निदान के लिए किस किट का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? RK39 किट का प्रयोग काला जार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 146 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। एक बात और याद रखिएगा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 147 का डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी UNICEF इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में, न्यूयॉर्क USA में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना क्यों, प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राज्यों में जो बच्चों के खाना खाने की या जो उनकी स्वास्थ्य सुविधा थी इसके लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये प्रश्न भी आ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अभी हमने आपको बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, यानी 149 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वो 1899 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना की गई। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा 1899 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य दल का मुखिया चिकित्सक होता है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में 1 वर्ष की उम्र के पश्चात लगाया जाता है कौन सा टीका? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? DPT का जो बूस्टर डोज है ये 1 वर्ष के उम्र के पश्चात लगाया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष की उम्र के पश्चात DPT का टीका का बूस्टर डोज। DPT का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इनसे संबंधित 3 संक्रामक रोग के बचाव के लिए ये टीका लगाया जाता है। 152 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विश्व जनसंख्या दिवस को 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 154 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ठीक है, इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं स्टेट, देश के लेवल पे, राष्ट्र या वैश्विक दृष्टि, ये सभी जगह पे आपने देख लिया और एक ही वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो गए। तो आपको ईजिली आप इसको पूरा रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लगातार तैयारी को सतत जारी रखिए। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।